हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हो अपना चैनल केमिस्ट्री वाला नीट। अभी तक हम 4 पार्ट एल्कीन की रिएक्शन देख चुके हैं। ये 5th पार्ट है और इतने सारे रिएक्शन बचे हुए हैं। एडिशन ऑफ एल्कीन टू एल्कीन मीन्स पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। इसमें हम ओजोनोलिसिस पढ़ चुके हैं, लेकिन बेयर्स रिएजेंट हुआ, KMnO4 हुआ, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हुआ, पर एसिड हुआ, वो सब बाकी है। फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मार्कोनिकॉप्स रूल, खरास इफेक्ट, ये बचा हुआ है। 4th है एडिशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। 5th है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम इसको एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, पॉलीमराइजेशन में क्या पढ़ना है। एल्कीन से ही कंबाइन करेगा और लॉन्ग चेन बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। और जो एक यूनिट होता है उसको बोलते हैं मोनोमर। तो क्या है, सबसे पहले हम इथिलीन की पॉलीमराइजेशन देखेंगे। CH2 इथिलीन, इसकी हम अगर पॉलीमराइजेशन करेंगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो बनेगा पॉलीइथिलीन। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिया तो क्या होगा, इस तरह के ग्रुप इथिलीन ग्रुप कंबाइन करेंगे और ये पॉलीइथिलीन बन जाएगा, जिसको पॉलीथीन भी बोलते हैं। प्लास्टिक जो आप बोलते हो, पॉलीइथिलीन या पॉलीथीन। अगर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ले तो क्या बनेगा, ये क्या है, ये क्या है, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, इसकी पॉलीमराइजेशन करेंगे तो बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। यहाँ N कर दो आप, तो क्या होगा, CH2 CH और ये N, इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है एस्टीरीन। अगर इससे आप फिनाइल ग्रुप अटैच कर दो, C6H5, तो ये हो गया एस्टीरीन। तो ये बनाएगा पॉलीएस्टीरीन। ये बन गया पॉलीएस्टीरीन। अब इसका हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं, इसको लिख डालो आप। मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। 2 तरह की मैकेनिज्म है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और दूसरी आयोनिक मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। जब हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में
पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। जैसे पर एसिड लिया, पेरोक्साइड लिया, ये क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज है। ये आसानी से रूम टेम्परेचर पे डिसोसिएट हो जाता है। ये होमोलाइटिक फिशन होगी लाइट में और ये कन्वर्ट हो जाएगा टू मॉलिक्यूल ऑफ फ्री रेडिकल में। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दूसरा इसके पास, फ्री रेडिकल हो गया और ये आसानी से CO2 रिलीज हो जाता है। क्यों आसानी से होगा? क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड है। फेवर्ड मीन्स वो प्रोसेस जिससे सिस्टम की एनर्जी कम होती हो, वो थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड स्टेप है। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो CO2 निकलने के कारण ये स्टेबल ज़्यादा होगा, तो ये फ्री रेडिकल होगा। अब ये एक्ट करेगा एल्कीन पे, तो ये फ्री रेडिकल एल्कीन पे एक्ट करेगा। तो इस फ्री रेडिकल के प्रेजेंस के कारण ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, उसकी होमोलाइटिक फिशन होगी। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा इधर आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे जुड़ जाएगा। ऐसे ये दोनों सेम कार्बन है, सेम सिमेट्री है, तो ये और ये कहीं भी ये R फ्री रेडिकल जुड़ेगा। तो क्या बन गया हमारा RCH2 फ्री रेडिकल। या फिर ये फ्री रेडिकल किससे कंबाइन करेगा? नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन, CH2। इसके प्रेजेंस के कारण पाई इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? होमोलाइटिक फिशन होगी। होमोलाइटिक फिशन, एक इलेक्ट्रॉन इस पे, दूसरा इस पे, तो ये बन जाएगा CH2 इट्सेट्रा। तो इससे चेन बनता चला जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा है आयोनिक मैकेनिज्म, इसको लिख डालो। आयोनिक मैकेनिज्म में क्या है? दो तरह का है। आयोनिक मैकेनिज्म, आयोनिक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आयोनिक मैकेनिज्म। टू टाइप्स ऑफ आयोनिक मैकेनिज्म। फर्स्ट वन क्या है? केटायोनिक मैकेनिज्म। ये होता है एसिड के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और एनायोनिक मैकेनिज्म। एनायोनिक मैकेनिज्म ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। क्लियर है? केटायोनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये एसिड के प्रेजेंस में होता है। एसिड क्या करता है? प्रोटॉन देता है, तो क्या होगा मैकेनिज्म? एसिड को ए से डिनोट कर दिया है, ये क्या देगा? पॉजिटिव चार्ज इस पे है, तो इसके पॉजिटिव चार्ज के प्रेजेंस के कारण जो डबल बॉन्ड है उसका क्या होगा? आयोनाइज्ड हो जाएगा। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये या तो इस पे शिफ्ट होगा या ये इस पे शिफ्ट होगा, इसके प्रेजेंस के कारण, कैटायन के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण ये। तो अगर ये इस पे शिफ्ट होता है तो यहाँ निगेटिव चार्ज हुआ, तो ये यहाँ अटैच करेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। CH2
CH2 पॉजिटिव। क्लियर है? फिर क्या होगा, दूसरे मॉलिक्यूल से ये कंबाइन करेगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइज होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये पॉलीमराइजेशन होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, चेन लेंथ बढ़ता रहेगा। क्लियर है? अब एनायनिक मैकेनिज्म, एनायनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन बेस के प्रेजेंस में होता है। क्लियर है? तो बेस है, तो बेस पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन देगा, बेस है ये। तो ये एल्कीन लो आप, आर कुछ भी हो सकता है, एच हो सकता है, क्लोरीन होगा तो क्या होगा, विनाइल होगा, फिनाइल हो गया तो एस्टीडीन हो गया। तो आर में भी हाइड्रोजन, हेलोजन और C6H5 एटसेट्रा। तो इसकी पॉलीमराइजेशन होगी तो क्या होगा, इसके प्रेजेंस के कारण, एनायन के प्रेजेंस के कारण ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पोलराइज्ड होगा। वो क्या होगा, पोलराइज्ड होगा। अच्छा, तो पोलराइज्ड होगा तो कहाँ जाएगा, अगर ये इस पे आता है तो यहाँ एल्काइल ग्रुप है, इस पे आता है तो एल्काइल ग्रुप है, तो लेस स्टेबल, तो इस पे आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और यहाँ निगेटिव चार्ज, तो इससे अटैच हो जाएगा। तो क्या हो गया, BCHRCH2 और यहाँ पे क्या चार्ज हो गया, निगेटिव। यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा इससे, CHRCH2, नेक्स्ट मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा, इसके कारण क्या होगा, ये पोलराइज्ड हो जाएगा, ये इधर को शिफ्ट करेगा, फिर ये यहाँ अटैच हो जाएगा, RCH, सॉरी ये बी है, बेस है। ये चेन लेंथ बढ़ता जाएगा, एटसेट्रा, ये चेन लेंथ बढ़ता जाएगा, तो ये पॉलीमर बनता जाएगा। ये पॉलीमर है और ये मोनोमर है, ये पॉलीमर है, सॉरी ये पॉलीमर है और ये मोनोमर है। तो ये हो गया एनायनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। अगर ये बेंजीन होगा तो ये बन जाएगा पॉलीएस्टीरीन। और बेस जनरली यूज करते हैं हम क्या, सोडियम एमाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। जनरली सोडियम एमाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया हम बेस यूज करते हैं इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीएस्टीरीन। तो दिस इज अबाउट द एनायनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन।
इसके अलावा हम पॉलीमराइजेशन को डाइमर, ट्राइमर या फिर टेट्रामर तक ही सीमित कर सकते हैं रिएक्शन कंडीशन को चेंज करके। तो देखते हैं एक एग्जांपल, इसको लिख डालो पहले। हम रिएक्शन कंडीशन को चेंज करके पॉलीमराइजेशन को डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर तक सीमित कर सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल, एसिडिक पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन। ये क्या हुआ, प्रोपीन, एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, 2 डिग्री केटायन बनेगा, CH3 CH3 2 डिग्री सेकेंडरी केटायन बन गया। प्राइमरी नहीं बनेगा, प्राइमरी इज 1 डिग्री केटायन इज लेस स्टेबल देन 2 डिग्री केटायन। आइसोप्रोपाइल केटायन। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। तो इस केटायन के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, ए बॉन्ड पोलराइज्ड होगा, पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइज्ड होगा। अब पॉसिबिलिटी क्या है, ये अगर यहां शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहां होगा, अगर यहां शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहां होगा। तो यहां शिफ्ट होना ज़्यादा सही है, क्योंकि स्टेबिलिटी ध्यान रखनी है। तो ये यहां शिफ्ट हुआ, यहां शिफ्ट हुआ तो ये इससे अटैच हो जाएगा। तो CH3 इधर शिफ्ट होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये CH2 CH3 ये केटायन बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहीं पे इसको डाइमर के फॉर्म में ही इसको रोकना है, डाइमर बनाना है। अब क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, CH2CH, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो क्या बनेगा, H+ निकालो, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 ये क्या बन गया, 1 2 3 4 मिथाइल 1 पेंटीन, 4 मिथाइल 1 पेंटीन। अगर यहां से निकलेगा H+ तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। ये हो गया 2 3 4 मिथाइल, यहाँ H होगा, 4 मिथाइल 2 पेंटीन। It is more stable than this one. More substituted alkene is
more substituted alkene is more stable, सेजफ रूल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉलीमराइजेशन को डाइमर तक ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्लियर है, इसको लिख डालो। फ्री रेडिकल वर्सेस आयोनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्या है, पॉलीमराइजेशन दो तरह का होता है, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कुछ न कुछ पार्ट इलिमिनेट होता है, जैसे अल्कोहल हो गया, H2O हो गया, वो इलिमिनेट होता है। लेकिन एडिशन में सारा का सारा जुड़ता चला जाता है। मैकेनिज्म दो तरह की होती है पॉलीमराइजेशन की, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और आयोनिक मैकेनिज्म। आयोनिक मैकेनिज्म भी दो तरह का, एसिड के प्रेजेंस में कैटायोनिक मैकेनिज्म और बेस के प्रेजेंस में एनायोनिक मैकेनिज्म। तो जो पॉलीमर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनता है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है, मीन्स वो ज़्यादा कमज़ोर होता है। और जो आयोनिक मैकेनिज्म से बनता है वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। क्यों, इसका कारण है, जो आयोनिक मैकेनिज्म है वो ब्रांच्ड चेन पॉलीमराइजेशन पॉलीमर फॉर्म करता है। कैसे, जो पॉलीमर बन गया, सपोज ये पॉलीमर बन चुका है, ठीक, तो फ्री रेडिकल क्या करेगा, फ्री रेडिकल कहीं से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, कहीं से भी हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। और सपोज ये हाइड्रोजन, इसके कारण, फ्री रेडिकल के कारण ये हाइड्रोजन की क्या हो गई, होमोलाइटिक फिशन हो गई, और ये H फ्री रेडिकल RH से कंबाइन करके यहाँ फ्री रेडिकल बनाया। अब क्या होगा, प्लस RH बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पे फिर पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगा, तो एक क्या होगा, चेन बन जाएगा। सपोज यहाँ पे CH2 क्या करेगा, R CH2 CH, यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा, CH2 फ्री रेडिकल, CH2 ठीक। तो ये क्या होना, फिर यहाँ पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल अटैच होगा, फिर अटैच होगा यहाँ पे मोनोमर का, मीन्स एल्कीन का, इथीन का। तो क्या होगा, फिर ब्रांच चेन बढ़ता चला जाएगा। तो इस ब्रांचिंग के कारण इसकी सिमेट्री गड़बड़ हो गई। क्या हो गई, इसकी ब्रांचिंग के कारण ये स्ट्रेट चेन नहीं रहा, ये इसकी सिमेट्री गड़बड़ हो गई। तो क्या हुआ, क्रिस्टल लैटिस में ये अच्छी तरह से फिट नहीं बैठेगा, इसके कारण जो पॉलीमर बनेगा उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कमजोर होगी। और जो स्ट्रेट चेन है इसकी सिमेट्री है, ये आराम से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा वैन डर वाल्स फोर्स से। तो ये बनता है, स्ट्रेट चेन बनता है किसमें, आयोनिक मैकेनिज्म में। लेकिन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा पॉलीमराइजेशन का, तो उसमें पॉलीमर बन गया, उसके बाद कहीं से भी हाइड्रोजन को रिमूव करके वो फ्री रेडिकल बनाएगा और वहाँ पे फिर ब्रांचिंग शुरू हो जाएगी और सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। ये अच्छी तरह से सिमेट्री में फिट नहीं होगा, इसलिए जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसके कारण जो पॉलीमराइजेशन होता है उसकी स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कमजोर होती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। हम नेक्स्ट में
डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। थैंक यू। हाँ, तो बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन हम पहले ओजोनोलिसिस पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन, पर एसिड के साथ, और लास्ट में कंबस्शन। कंबस्शन इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट है बियर्स रिएजेंट। बियर्स रिएजेंट ये KMnO4 के साथ है। क्या होता है बियर्स रिएजेंट? 1% अल्कलाइन KMnO4 को जब हम ट्रीट करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ग्लाइकॉल बनता है, वो अभी डिस्कस करते हैं। दूसरा है ये 1% अल्केलाइन KMnO4 एट 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा है विथ KMnO4 एट हाई टेम्परेचर, विथ KMnO4 in the presence of acid or base, in the presence of acid or base at high temperature, high temperature। तो ये कीटोन या फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्डिहाइड फाइनली कार्बोलिक एसिड में। थर्ड है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। फोर्थ है पर एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पर एसिड, विथ पर एसिड्स। और फिफ्थ है कंबस्शन। तो इसमें क्या होगा? ग्लाइकॉल बनेगा, सीन एडिशन होगा। इसमें भी ग्लाइकॉल बनेगा, सीन एडिशन होगा। इसमें पर एसिड के साथ पहले इपॉक्साइड बनेगा और उसकी अगर हम बॉइलिंग वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस किया, ट्रीट किया बॉइलिंग वाटर के साथ, तो वो ग्लाइकॉल बनेगा, लेकिन इसमें ट्रांस एडिशन होगा, जिसको एंटी एडिशन भी बोलते हैं। तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। बियर्स रिएजेंट के साथ एल्कीन की रिएक्शन नहीं। व्हाट इज बियर्स रिएजेंट? बियर्स रिएजेंट 1%, it is 1% alkaline KMnO4 solution। तो एल्कीन को हम जब रूम टेम्परेचर पे डायल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो विसिनल ग्लाइकॉल बनता है। क्या बनता है? इसकी मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे। ये KMnO4 0 डिग्री सेल्सियस टू रूम टेम्परेचर, 0 टू रूम टेम्परेचर। तो ये क्या बनता है? विसिनल ग्लाइकॉल। और ये सीन एडिशन है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होगा। क्या हो गया? 1 टू ग्लाइकॉल हो गया, 1 टू प्रोपेन डायोल हो गया। ये क्या हो गया? 1 टू प्रोपेन डायोल होगा।
ठीक है। ये विसिनल एडजेसेंट कार्बन पे जब अटैच होता है सेम ग्रुप, तब उसको बोलते हैं विसिनल, और सेम कार्बन पर जब अटैच है तब उसको बोलते हैं जेमिनल। इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड कहीं भी अगर डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो अगर बेयर्स रिएजेंट से हम रिएक्शन कराएंगे तो वो ग्लाइकॉल फॉर्म करता है। इट मीन्स देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है? अगर हाई टेम्परेचर पे KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो क्या होगा? यू राइट डाउन दिस वन। जब एल्कीन KMnO4 के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करेगा तब क्या होगा? ये क्या है? 2-methyl 2-pentene 2-methyl 2-pentene। ये KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा? पहले बनेगा ग्लाइकॉल, पहले बनेगा ग्लाइकॉल 1,2-ग्लाइकॉल। वन टू ग्लाइकॉल का मतलब हुआ फर्स्ट कार्बन नहीं, एडजेसेंट कार्बन। 1,2-ग्लाइकॉल का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, 1 पे और 2 पे। 1,2-ग्लाइकॉल का मतलब हुआ कि विसिनल कार्बन पे। लेकिन ये यहाँ पे नहीं रुकेगा रिएक्शन और ये बॉन्ड रप्चर करेगा, ये टूट जाएगा बॉन्ड, और टूटेगा तो फिर क्या बनेगा? एक ये एसीटोन बनेगा और दूसरा एल्डिहाइड बनेगा, CH3 CH2 CHO, ये प्रोपेनल्डिहाइड बना। अब क्या है? ये कीटोन जल्द ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, इसमें सीवियर कंडीशन, हाई टेम्परेचर करो तब ये पहले टूटेगा फिर ये ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इसको अगर डिस्टिल आउट कर लिया तब तो ठीक है, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो एसीटोन में ही रहेगा, लेकिन ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड, और ये हो गया प्रोपेनोन और एसीटोन। तो अगर यहीं पे स्टॉप करना है ऑक्सीडेशन को, तो इसको डिस्टिल्ड आउट करना होगा, यहाँ से रिमूव कर लेना होगा। क्लियर है? ये सीस एडिशन है, सीस एडिशन यानी सीन एडिशन। इसकी मैकेनिज्म बाद में हम देखते हैं, इसको आप लिख डालो। अगर एल्कीन की ऑक्सीडेशन हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करेंगे तो ग्लाइकॉल बनाएगा, और ये भी होगा सीन एडिशन, जिसको सीस एडिशन भी बोलते हैं। तो ये क्या है? इथीन और इथिलीन। तो ऑस्मियम OH3O4, इसको बोलते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो ये रिएक्शन करेगा तो विसिनल, अगर यहाँ पे CH3 डाल दो, फिर क्या हो गया? ये प्रोपीन हो गया,
तो विसिनल अल्कोहल बना, डायल ग्लाइकॉल, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल। और ये होगा सीन एडिशन। क्या होगा? सीन एडिशन। 1,2 प्रोपेन डायोल, इट इज 1,2 प्रोपेन डायोल, विसिनल ग्लाइकॉल। क्लियर है? अब पर एसिड के साथ होगा तो क्या होगा? पर एसिड के साथ होगा ऑक्सीडेशन विथ पर एसिड, तो क्या होगा? पर एसिड, ये हुआ पर एसिड। इसके साथ अगर रिएक्शन होगा तो इपॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? इपॉक्साइड। और ये एसिड बन गया, निकल गया, और ये इपॉक्साइड बना। इस इपॉक्साइड को अगर वाटर के साथ बॉयल करेंगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। क्या बोला मैं? इस इपॉक्साइड को अगर वाटर के साथ बॉयल करा तो विसिनल ग्लाइकॉल बनेगा। और ये ट्रांस एडिशन होगा। ट्रांस एडिशन बोलो आप, या फिर एंटी एडिशन बोलो। ठीक है, ये बनेगा यहाँ पे। अब हम इसकी सबकी मैकेनिज्म देखेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या पोटासियम परमैंगनेट के साथ अगर हम हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो क्या होता है? करते हैं तो ग्लाइकॉल बनता है। क्या बनता है? ग्लाइकॉल। सच है विथ KMnO4 और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ अगर हम हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं तो क्या होता है? ये सीस एडिशन होता है, या सीन एडिशन बोलो, सीस एडिशन ऑफ H2O, सीस और सीन एडिशन। कैसे? क्या होगा? ये क्या है? सीस टू ब्यूटीन, सीस टू ब्यूटीन। तो इसकी अगर हाइड्रोक्सिलेशन करेंगे KMnO4 या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ तो बनेगा KMnO4 और ऑस्मियम OH3O4। तो सीन एडिशन होगा, सॉरी ये हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो सिस ट्यूब, तो दोनों OH ग्रुप एक ही साइड आकर के यहाँ अटैच करेगा, तो बनेगा हमारा क्या बनेगा? OH
और ये OH। ये किस टाइप का कंपाउंड है? ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, लेकिन 1/2 दूसरे का मिरर इमेज है, तो ये मीजो कंपाउंड हुआ, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन मीन्स 1/2 अगर R है तो अनदर हाफ S होगा, S रोटेशन। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। क्लियर है? अगर ट्रांस टू ब्यूटेन लेते हैं तब क्या बनता है? ये हुआ ट्रांस टू ब्यूटीन। तो KMnO4 या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो करते क्या है? OH ग्रुप अटैच होना है, तो जहाँ जहाँ खाली है वहाँ OH ग्रुप अटैच कर देते हैं सीन एडिशन में। ट्रांस में भी वहीं पे अटैच करते हैं, लेकिन बाद में इसको 180 से रोटेट करते हैं। लेकिन सीन एडिशन में जहाँ स्पेस खाली है वहाँ पे OH को अटैच कर देंगे। तो एक OH यहाँ अटैच होगा, दूसरा यहाँ होगा, लेकिन उसको रोटेट नहीं करेंगे सीन एडिशन में। ये क्या बन गया? ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, लेकिन ये मीजो नहीं है, 1/2 दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक और प्रोडक्ट बनेगा जो कि इसका मिरर इमेज होगा, जिसको इनेंशियोमर बोल देंगे। तो इसका मिरर इमेज क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगा। और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये क्यों? ये अगर डेक्स्ट्रो है तो ये होगा लिवो। इक्वी मोलिकुलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये क्या होगा? इनेंशियोमर हो गया, प्लस माइनस मीन्स डेक्स्ट्रो और लिवो का मिक्सचर, इनेंशियोमर हुआ। ये मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। It is optically inactive due to external compensation. एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लिवो होगा। ये जितने मोलिकुल बनेंगे उतने ही इसके भी बनेंगे। तो इक्वी मोलिकुलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। और हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन विथ KMnO4 और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इज सिस एडिशन। क्लियर है? यू हैव टू राइट डाउन दिस वन। तो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन विथ पर एसिड, ये ट्रांस एडिशन है, सिस नहीं है। KMnO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्सिलेशन है, वो सिस एडिशन है। और पर एसिड के साथ क्या है? ट्रांस एडिशन है। ये है ट्रांस एडिशन। तो क्या होगा?
2 ब्यूटीन लिया, सिस 2 ब्यूटीन पर एसिड। पर एसिड लेंगे तो वो ट्रांसएडिशन में क्या करते हैं, जहाँ पोजीशन खाली है वहाँ पे हम ग्रुप को अटैच करेंगे। तो यहाँ भी OH को ग्रुप करेंगे, अटैच करेंगे, और इस कार्बन पर भी यहाँ अटैच करेंगे। उसके बाद इसको 180 से रोटेट करेंगे। तो यहाँ OH आया, यहाँ OH आया, इसको 180 से रोटेट कर दिया तो ये CH3 इधर आ जाएगा और ये वाली OH इधर आ जाएगी। ट्रांस में रोटेट करते हैं, सिस में, सिस एडिशन में नहीं। ये हुआ, ये क्या हो गया, ये तो सिस 2 ब्यूटीन है, सिस 2 ब्यूटीन। ये क्या हो गया, ये भी काइरल कार्बन है, ये भी काइरल कार्बन है। 1/2 सेकेंड हाफ का मिरर इमेज है, नहीं है, मीन्स ये मीजो कंपाउंड नहीं है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक और बनेगा, तो 2 प्रोडक्ट होगा। दूसरा क्या होगा, इसका मिरर इमेज बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, इसको बोलते हैं इनेंशियोमर, इनेंशियोमर। ये क्या है, अगर एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो है, और ये जितना मॉलिक्यूल बनेगा उतना ही मॉलिक्यूल इसका भी बनेगा। तो क्या हो गया, इक्विमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो is called racemic mixture and it is optically inactive due to external compensation। क्या हुआ, इनेंशियोमर बनेगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल कैसे हुआ, नॉन सुपर मिरर इमेज, मिरर इमेज। इसको प्लेन से बिना हटाए हुए, क्या बोला मैं, बोर्ड के प्लेन से बिना हटाए हुए इसको रोटेट कर सकते हो, इसको उठा करके नहीं रख सकते। इसको क्या कर सकते, रोटेट करो जितना रोटेट करना है और इस पे लाना है, तो वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। आप कैसे करोगे, अगर इसी तरह से ले आया तो यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ OH नहीं हुआ। अगर इसको 180 से कर दिया तो 180 से किया रोटेट, तो ये OH यहाँ आएगा, ये CH3 सॉरी ये OH यहाँ आ जाएगा और ये CH3 यहाँ आ जाएगा, फिर ये नहीं होगा सुपर इम्पोज। क्लियर है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है और ये इनेंशियोमर्स। अगर ट्रांस की करें तो ट्रांस 2 ब्यूटीन लिया, ये ट्रांस एडिशन है, सिन एडिशन नहीं है, ट्रांस एडिशन है। पर एसिड, तो क्या करना है, OH को जहाँ स्पेस खाली है वहाँ लगाना है, उसके बाद 180 से इसको रोटेट करना है। तो यहाँ OH लगाया, यहाँ OH लगाया और इसको रोटेट किया तो ये CH3 इधर आ जाएगा, ये OH इधर आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये काइरल कार्बन है, ये भी काइरल है, लेकिन 1/2 दूसरे का मिरर इमेज है, तो ये मीजो कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। 1/2 अगर डेक्स्ट्रो होगा तो सेकेंड हाफ लीवो, मीन्स 1/2 R है, R कन्फिगरेशन, तो सेकेंड हाफ
S configuration. So this is the stereochemistry of the hydroxylation of alkene. Combustion of alkene. कंबस्शन में ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस हीट, CH2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करो तो ये शुरू में हीट करना पड़ता है, शुरू में हीट करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। CO2 प्लस H2O प्लस हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन इसको हीट करना पड़ता है क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी तक तो पहुंचाना है। एक्टिवेशन एनर्जी इसकी हाई है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए हमको हीट करना पड़ता है। इसको आप बैलेंस करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो तो मत करो। अगर करना चाहो तो फिर क्या करना है? 2CO2 और 2H2O, तो क्या हो गया? 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो कंप्लीट कंबस्शन होगा तो CO2 बनेगा। इनकम्प्लीट ऑक्सीजन अगर कम प्रोवाइड करोगे तो CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा इनकम्प्लीट में। अगर इसकी इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा तो CO बनेगा, H2O बनेगा, हीट बनेगा। तो ये हार्मफुल है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल है। और इसके कारण क्या होता है? अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन को हम अगर जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम देता है। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ तो येलो फ्लेम। तो येलो फ्लेम को बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम और ब्लू फ्लेम को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो दिस इज अबाउट द कंबस्शन ऑफ एल्कीन।